हेलो दोस्तों, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट ई टेक अविनाश पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को जीएसटी आर1 के बारे में कैसे फाइल करते हैं और क्या क्या तैयारी करनी होती है, कैसे आपको जीएसटी आर1 ईजी वे में फाइल करना है और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, पहले से आपके पास क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, वो मैंने सभी चीज़ें बताई थी। तो उसके लिए आप अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसको आप देखने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इसके अलावा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है। तो जहाँ से आप जाके वो सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, हर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा, मेरे पुराने जो भी वीडियो लिंक होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहेंगे। तो जिससे कि आपको पिछले वीडियो में जो भी जानकारी आपको जीएसटी से रिलेटेड चाहिए या टैक्स से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियो आगे आते रहेंगे, तो वो सभी लिंक आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या मेरे पहले जो वीडियो बनाया है वो पसंद आया हो, या ये वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है कि आपको मैंने जो जानकारी दी है वो आपको बहुत अच्छी से समझ में आया है और आप उस जानकारी को लेकर आसानी से अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जो कि आप 3B फाइल कैसे करते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलता हूँ कैसे क्या करना है। ये जैसा कि आप सभी के सामने जीएसटी का पोर्टल ओपन हुआ है, तो यहाँ पे करना क्या है, सेम प्रोसेस। पहले तो लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए देखता हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट, ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है, शायद लॉग आउट होगा। तो अब मैं यहाँ लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पासवर्ड वगैरह सेव कर रखे हैं। तो मैं एक पुरानी फर्म है जिसका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, लोगों ने उसने किया, उन्होंने किया नहीं है। ये मेरे पास नया केस आया हुआ है, तो मैं सिर्फ अभी जस्ट ए ट्रायल के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो जिससे कि आपको कैसे आपको रिटर्न फाइल करना वो मैं जानकारी यहाँ से दे सकता हूँ। तो अब यहाँ से चलते हैं, चाहे तो कंटिन्यू डैशबोर्ड करके जा सकते हैं या तो रिटर्न डैशबोर्ड में जा सकते हैं। यहाँ से आप दोनों तरफ से आप रिटर्न अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं रिटर्न डैशबोर्ड में चाहता हूँ। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना, फाइल रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ फाइल रिटर्न में गया हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पुरानी एक फर्म, मतलब जिन्होंने कई महीनों से अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, कि उनका रिटर्न मैं फाइल करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जब से इनका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है मैं उसको देख लेता हूँ कब से नहीं फाइल हुआ है। आई थिंक हाँ, जून में इनका, देखिए जैसा कि R1 फाइल है, जून 2022 का है ये। ठीक है ना, जून 2022 का रिटर्न फाइल है। तो अभी इनका 3B फाइल नहीं है। तो मैं इनका 3B फाइल करने का प्रयास करूँगा, और फाइल मैं तो बाद में करूँगा। मैं इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे 3B फाइल किया जाए। तो उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या करना है। ठीक है ना, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा आईटीसी के लिए, एक पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर हमें, जब हम GST R1 फाइल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो GST R1 11 तारीख को लगभग जिनके भी टैक्स पेयर होते हैं उनके रिटर्न फाइल कर जाते हैं R1 के। ठीक है, जिनके मंथली जा रहे होते हैं रिटर्न या क्वार्टरली जा रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली 13 तारीख के बाद 14 नेक्स्ट डे या 15 तारीख को, जो भी है 14 तारीख को हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे पे ही अपना GST R2B चेक कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ITC जो है ऑटोमेटिक पॉपुलेट होने लगती है, दिखने लगती है। जैसा कि ये फाइल यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ डिटेल है ही नहीं। तो अब मैं बता देता हूँ आप लोग को, आपकी आसानी के लिए कैसे क्या करना है। जस्ट ए मिनट, मैं लेके चलता हूँ उन्हें मुझे किसी और मंथ में हो रहा है। आई थिंक ये फाइल को ब्लॉक कर दिया गया है। तो एक मिनट में प्रयास करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि कोई तरह इनका कुछ ओपन हो सके। तो एक काम करता हूँ, मैं इनकी बैक चला चलता हूँ, एक 1 ईयर बैक जाता हूँ, मार्च का ओपन करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे अगर 2B में कोई डिटेल है कि नहीं है, नो, यहाँ पे भी डिटेल नहीं है। तो इनका मतलब इनके पास कोई 2B में फिगर ही नहीं आ रही है। तो चलता हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए एक मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा कि ITC का
कैसे लेती है, टू बी में आती है, तो टू बी से आईटीसी हम कहाँ से कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी शॉर्टकट में आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ करना क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि आप लिख रहे हैं ऑटो ड्राफ्ट आईटीसी स्टेटमेंट फॉर मंथ, तो यहाँ पे उस पूरे मंथ में या उस पूरे क्वार्टर में जो भी परचेज आपने या एक्सपेंस जो भी कर रखे हो या कोई एसेट्स खरीदा होगा जिसके लिए आपने अपना जीएसटी नंबर दे रखा होगा, ठीक है ना। तो वो पार्टी ने अपना रिटर्न जब दाखिल किया, फाइल किया होगा, 11 तारीख मतलब R1 अपना फाइल किया होगा, तो अपनी उस रिटर्न में आपको जो इनवाइस करी गई है उसको भी उसने दिखाया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, उस इनवाइस को जब दिखाएगा वो अपने R1 में, तो वहाँ से जो आईजीएसटी सीजीएसटी या एसजीएसटी बनता है आपको अपने बिल में दिखा है, वो ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे दिखने लगती है टू बी में, ठीक है ना, टू बी में। तो यहाँ पे आपको दिखने लगती है टू बी में अगर उसने R1 अपना फाइल कर दिया है तो, ठीक है ना। उसके अलावा आपको टू ए में जो डिटेल आपकी आईटीसी बनी हुई है आपको लेने वाली है, आपको दी जाएगी, वो टू ए में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसके लिए आपको टू बी प्लस टू ए के बारे में आगे आपको विधिवत समझाऊंगा। अभी जस्ट ये समझ लीजिए कि आईटीसी स्टेटमेंट एक तरह का होता है टू बी, जहाँ पे पूरे मंथ में आपने जो आईटीसी ले आपको आईटीसी मिलनी चाहिए। अब वो आईटीसी मिलनी चाहिए मतलब इट मीन्स उसमें हर तरह की आईटीसी आती है, जो कि कुछ आईटीसी ऐसी भी आपको मिलती हैं जो कि ब्लॉक होती हैं, जो बिजनेस पर्पस, अगर आप बिजनेस खोल रहे कंपनी है आपके पास, तो कुछ आईटीसी ऐसे होती हैं जिन पे जो आप आईटीसी आपको नहीं लेनी वाली होती हैं, आपको नहीं मिलती हैं। तो इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, इसके बारे में आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन सी आईटीसीज होती हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप गलती से ले लेते हो तो उसके एवज में आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ें कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं क्योंकि अभी थ्री बी के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं। अब यहाँ पे थ्री बी जब फाइल करना होता है तो यहाँ क्या करना होता है मुझे, ठीक है ना। अब थ्री बी में ये है टैक्स आउटवर्ड एंड रिजर्व चार्जेस इनवर्ड सप्लाई। ये कॉलम क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, आपने जो भी टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड नहीं सॉरी टैक्सेबल या बी टू बी प्लस बी2सी जो भी आपने सेल कर रखी है टैक्सेबल, वो फिगर, ठीक है ना, वो फिगर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि 10 लाख रुपए हुई, वो आपको दिखने लगती है, ठीक है ना। अब जो भी आपने R1 में फाइल किया होगा, R1 ने जो फाइल किया होगा वो सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट होने लगती है, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसका जो भी आईजीएसटी बना होगा, मान लीजिए उसमें आपका 20,000 रुपये आईजीएसटी बना होगा, एसजीएसटी 10,000 रुपये बन के आपने वहाँ दिखाया होगा, तो वो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ करने की वजह से क्या होता है, नोटिस आती हैं आगे फ्यूचर 5 साल बाद 4 साल बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आता है क्या, कि आपके द्वारा भरा गया फाइल किया गया जीएसटी R1 और जो आपने थ्री बी फाइल किया गया है उनमें मिसमैच है। आपकी आईजीएसटी में या सीजीएसटी में एसजीएसटी में कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा हो, या टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, इस तरह की नोटिस आती हैं। जैसा कि आपको पता होगा आज के समय पर अभी भी 17-18 में बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से आप उन लोगों को जो भी बिजनेस है जो करते हैं तो उनके पास नोटिस आते आ रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे उस समय आप जानते हैं कि ये थ्री बी की सुविधा नहीं थी, टू बी की सॉरी, जिससे कि आपको आईटीसी दिखती हो कि कितनी आईटीसी आपको मिल रही है पार्टी के थ्रू। मगर ये अभी सुविधा जब स्टार्ट है तो इसको अब इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी R1 फाइल की गई वहाँ की आईटीसी यहाँ पे आपको मतलब सॉरी जो आउटवर्ड सप्लाई जिसको कह सकते हैं, वो आपको यहाँ दिखने लगती है कि आपको ये अमाउंट आपको पे करना है डिपार्टमेंट को। तो आपने ये सेल किया, आपका आईजीएसटी इतना बनता था, सीजीएसटी इतना बनता है और एसजीएसटी इतना बनता है, इस तरह से यहाँ दिखने लगता है, ठीक है।
अब यहाँ पे कोई जीरो रेट की सप्लाई है, वो यहाँ पे जो भी आपने वहाँ R1 में फाइल कर रखो वहाँ से दिखा होगा। अब यहाँ पे एग्जेम्प्टेड जो सेल आप कर रखी होगी, ठीक है ना, वो आपको यहाँ दिखने लगती है। एग्जेम्प्टेड सेल मतलब इट मीन्स जो जिस पे किसी तरह का कोई टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाया जाता है, वो इस तरह की सेल्स यहाँ पे दिखाई जाएगी, आपने जो कि R1 में फाइल कर रखी होंगी। अब इनवर्स लाइबिलिटी रिजर्व चार्जेस, ये रिजर्व चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जैसे आरसीएम वगैरह की जो फीस होती हैं, या कोई ऐसी आरसीएम है जो आपको दिखने लगी है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखने लगती है, या आपके पास आ गया हो उस मंथ में तो आप वहाँ यहाँ पे दिखा देते हैं, और यहाँ पे उसकी फिगर टैक्सेबल वैल्यू जितनी होती है, जो भी टैक्स आपका बन रहा होता है वो आप यहाँ पे फाइल दिखा देते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद, इसको भरने के बाद कंफर्म कर देना है। मैं कंफर्म नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ फिगर नहीं रखनी है, जीरो है। तो इस तरह से कंफर्म करने के बाद ये सेफ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई आपने कहाँ कहाँ सप्लाई कर रखी है, अनरजिस्टर्ड परसेंट कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट देना है। ठीक है, इसको भाई यहाँ वैल्यू देनी है, आईजीएसटी जो भी बनता है। अब सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अब कोई जो कंपोजिशन स्कीम में कोई पर्सन है जिसको आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है ना, जिसको बहुत से, ऐसा नहीं कि सभी रेगुलर टैक्स पेयर हों, किसी ने कंपोजिशन स्कीम में अगर अपने आपको रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, जहाँ जहाँ भी आप सप्लाई दे रहे हो टैक्सेबल वैल्यू, उसकी टैक्स कितनी बन रही वो यहाँ पे दिखाएंगे। और यूएनआई होल्डर सेम प्रोसेस, अगर उसको आपने बिलिंग कर रखी है तो यहाँ पे दिखाना है इस तरह से। तो इस तरह से करते हुए सारी कंफर्मेशन कंफर्म करके ओके कर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखने लगेगी कि आपको आउटवर्ड कितना पे करना है। इसके अलावा इजलीबल आईटीसी, ये कितनी आईटीसी के लिए इजलीबल हो आप, वो यहाँ पे दिखने लगती है। आपने पूरे मंथ में या पूरे क्वार्टर में जो भी आईटीसी अर्न करी होंगी, मतलब जो भी परचेज करी होंगी या एक्सपेंस कर रखे होंगे, जहाँ भी आपने जीएसटी नंबर दे रखा होगा, वो सभी तरह की आईटीसी यहाँ पे दिखने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपकी आईटीसी यहाँ पे दिखने लगती है पूरी। ठीक है, यहाँ पे आईटीसी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर कोई आरसीएम की आईटीसी, ऐसी आईटीसी आपने ले रखी है, ठीक है ना, जो कि छूट गई हो, मतलब आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज़ किया, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, सर्विस ले ली, अब उसका आरसीएम बनता है, तो उस कंडीशन पे क्या करना है आपको, वो आई उस रिजर्व एंड सरप्लस चार्जेस को आपको आउटवर्ड में दिखा के यहाँ पे उसी आईटीसी को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आप उसकी फिगर यहाँ पे डाल देंगे, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, सीजीएसटी है सीजीएसटी, एसजीएसटी है तो एसजीएसटी, यहाँ पे फाइल कर लेते हैं, वो आईटीसी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऑल अदर आईटीसीज में वो सभी आईटीसी जो पूरे मंथ में आपकी होंगी, वो जहाँ जहाँ से आई होंगी, इनवर्स सप्लाई एसडी या ऑल अदर आईटी, ये यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट होती है। यहाँ पे आईटीसी आपको दिखने लगेंगी। तो इन आईटीसीज को अब यहाँ पे क्या है, आईटीसी तो आपको पूरी दिखने लगी, मगर ये आईटीसी आपको पूरी क्लेम करनी है। ये आपको अपने पास जब आपने 2B को आपने डाउनलोड किया होगा, 2A को डाउनलोड किया होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एज पर 2A आपको आईटीसी को लेना है। आपके पास 2A में जो आईटीसीज आ रही हो, कोशिश करिए कि वही आईटीसीज को उस मंथ में क्लेम करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आईटीसी आ रही है तो यहाँ पे आपने आईटीसी को क्लेम किया, देन उसमें से कोई आईटीसी ऐसी है जो हमको नहीं लेनी चाहिए, वो आईटीसी यहाँ पे दिखा सकते हैं एज पर रूल। अगर 42 एंड 43, ये 43 एंड 42 रूल क्या है ये भी मैं बताऊंगा। तो वो आईटीसी अगर ऐसी कोई आईटीसी आ रही है जो एज पर रूल 42 एंड 43 के अकॉर्डिंग हमको नहीं लेनी है, वो यहाँ पे दिखाएंगे। इसके अलावा जब ये दिखाने के बाद आपको दिखाएगा कि नेट आईटीसी आपके पास कितनी बची हुई है। इसके अलावा कुछ आईटीसी ऐसी होती हैं जो कि हम जहाँ पे अपना
अपना क्या नाम है जीएसटी नंबर देते हैं, मगर वो डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ब्लॉक किया गया है। उन आईटीसीज को हम ब्लॉक किया गया है, उन आईटीसीज को हम ले नहीं सकते हैं। तो वो उन आईटीसीज की फिगर को यहाँ पे दिखाना हमें होगा, ठीक है ना। वो आईटीसीज को यहाँ पे फिगर दिखाएंगे, जिसके बाद हमको आईटीसी नेट मिल जाएगी और कंफर्म करके यहाँ पे हम सेव कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इस तरह की कोई आईटीसीज को क्लेम कर लिया तो आगे चल के आपको नोटिस आ सकता है, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना है, कोशिश करिए कि डिपार्टमेंट के नोटिस से सेफ रहिए और सेफ होके ही अपने काम को करिए। भले ही काम को जितना आराम से करना चाहे करिए, टाइम से पहले अपनी बुक्स को प्रिपेयर करिए, और जो आपका टू बी है उसको एक्सेल पे लेके आराम से अपने टैली से मैच कराइए। अपने आपके पास टैली में जो उस महीने मंथ में जितने भी बिल्स आ रहे हैं उनको मैच कराइए, क्रॉस वेरीफाई कराइए कि सारे बिल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कोई बचे हुए तो उनके लिए क्वेरी आप फॉलो अप करिए। इन सब चीज़ों को प्रक्रिया को करिए, क्योंकि आईटीसीज को लोग क्या होता है जल्दी में गलती से गलत आईटीसीज को क्लेम भी कर लेते हैं, तो उसको बाद में आपको भुगतना पड़ता है उसका भुगतान, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या होता है उसके बाद उसको पेनल्टी लेकर स्टार्ट होता है। तो इन पेनल्टीज़ को से बचना है, तो आपको सेफ होते हुए आराम से रिटर्न को फाइल करना है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम सप्लाई, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब अपने जिस भी प्रदेश में आप सप्लाई कर रहे हो वहाँ पे। इंट्रा स्टेट जहाँ बाहर भी आपकी सप्लाई हो रही है वो इंट्रा स्टेट। एग्जेम्प्टेड में इस तरह से ये फाइल हो जाता है। और फिर क्या होता है, अगर किसी तरह की आपने लेट किया है, मतलब रिटर्न को लेट भरा है, लेट किया है, तो इसमें क्या होता है, देखिए आपके यहाँ पे लेट फीस यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, इनके रिटर्न को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लेट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे लेट फीस इनकी चार्ज हो रही है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सही करना है, कुछ गलत है, तो इसको रिकम्पाउंड कर सकते हैं, नहीं तो कंफर्म करके इसको सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें भरने के बाद एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे हमारे पास आउटवर्ड जो सप्लाई आ रही है, जो रिजर्व एंड चार्जेस हमारे पास आज दिख रहे हैं यहाँ पे, जो हमको पे करना वो सही आ रही है कि नहीं सही आ रही, एकदम सही। एक बार फिर से जीएसटी R1 से ये ध्यान रखिएगा, R1 में जो फिगर आपने दी हो ये ध्यान रखिएगा वो आपकी मैच होनी चाहिए। अगर गलती से R1 में फिगर ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, आपने जो फाइल कर रखा है एज पर बुक्स ओके है, और आपके 3B में गलत आ रहा है या कम कम जो हो रहा है, तो आप यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आप अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑटो पॉपुलेटेड हो गया तो वो सेफ हो गया, नहीं। आप यहाँ पे अपने बुक्स के अकॉर्डिंग मतलब R1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा R1 में भी फिगर सही भरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको बेनिफिट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आईटीसी में आप जो भी आईटीसी लेने वाले हैं वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो आपको आईटीसी यहाँ पे एलिजिबल है, जो आपको लेने वाली है। इसके बाद क्या होता है, अब सारे प्रक्रिया करने के बाद सेव कर लेते हैं जी। आप अपने इसको 3B को सेव करने के बाद ये क्या करेगा, प्रोसीड टू पेमेंट, अगली नेक्स्ट उसमें लेके जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं भी सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिगर आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आपको पेबल है, जो आपको टैक्स देना है, ठीक है, आईजीएसटी के रूप में, सीजीएसटी के रूप में या एसजीएसटी के रूप में, वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक, कि आपको इतना डिपार्टमेंट को पेमेंट करना है। मगर हमने उस मंथ में या पहले से हमारे पास आईटीसी क्रेडिट लेजर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्रेडिट लेजर जो पड़ा हुआ है वो इससे सेट ऑफ होगा। अगर अब सेट ऑफ करने के लिए मान लीजिए हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे थोड़ी देर सोचिए कि सीजीएसटी आईजीएसटी में कुछ नहीं फिगर है, जीरो है। अब मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहा है 10,000 रुपये, ठीक है ना, और अब इसको सेट ऑफ करना है। अब आईजीएसटी मेरे पास पड़ा हुआ है 20,000 रुपये का, और सीजीएसटी एसजीएसटी में कोई फिगर नहीं है, जीरो है। तो यहाँ पे हम आराम से क्या कर सकते हैं, आईजीएसटी के थ्रू ही इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये लिख देंगे, अभी नहीं फिगर पकड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कम है। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं 1,000 रुपये, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे मान लीजिए 2000 रुपये का ड्यू हो रहा है आउटवर्ड, और 1000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, मेरा ये सेट ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1500 या 1500 रुपये का CGST SGST बनता, तो ये सेट ऑफ होने के बाद बैलेंस रेस्ट अमाउंट बनता, मान लीजिए क्या कहते हैं, 500 रुपये आपको पे करना होता। ठीक है ना, पे करना होता, यहाँ पे बैलेंस अपने आप दिखने लगता है। जैसे लेट फीस दिख रहा है, लेट फीस ये पेमेंट अभी करनी है हमको, कोई लेट फीस पेमेंट करनी होगी। रिजर्व एंड सरप्लस जो आपने ले रखा है वहाँ, जिसकी ITC तो आप ले रहे हो, मगर उसको भी आप एज ए कैश लेजर, कैश के रूप में पेमेंट करते हो। ठीक है ना, कैश लेजर से अपने सेट ऑफ करते हो, पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे जब सेट ऑफ हो जाएगा तो मेक पेमेंट क्रेडिट लेजर कर देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट लेजर से जो बैलेंस होगा ये अपने ऑटोमेटिक यहाँ से कम हो जाएगा। इसके बाद जो बैलेंस बचता है रेस्ट अमाउंट, वो आपको पेमेंट जमा करके, कैसे, चालान के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे या तो क्रेडिट लेजर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ सेट ऑफ होने के बाद पेमेंट की बात आएगी। मैं पेमेंट का प्रोसेस नेक्स्ट किसी उसमें बताऊंगा, तो इसके लिए बने रहिएगा। ठीक है, पेमेंट के लिए कर सकते हैं जैसे क्रिएट चालान, सेल्फ भी चालान क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मंथली पेमेंट है तो किस मंथ का है, किस मंथ का मंथ सिलेक्ट कर देंगे, सेल्फ असेसमेंट बेसिस जो भी है प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरह से आप चालान भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप अगर मान लीजिए वहाँ फिगर, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ से मना हो जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हो। मंथ आप सिलेक्ट करोगे। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका चालान बन रहा है वो फिगर यहाँ पे आप चाहो तो खुद भी फीड कर सकते हो। यहाँ पे दे देते हैं CGST, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, टैक्स दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं। सेट ऑफ करने के बाद मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है ना, नेफ्ट करेंगे, ओवर द काउंटर मतलब काउंटर पे जाके बैंक में जमा करेंगे, या ई पेमेंट आप अपने क्या नाम है, इस जो ई फैसिलिटी है उनको यूज़ करना चाहेंगे। तो इस तरह से करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद क्या होता है, फिगर वहाँ पे आपको दिखने लगेगी। आपका जो अमाउंट पेबल होगा वो आपका वहाँ पे दिखने लगता है। एक मिनट रुकिए,